Okay. Yes, sir. Good morning and welcome to the Rumta Group of Institutions webinar on Corona pandemic impact on the near future and how we should respond. आज 29 में 11 AM आपके लिए यादगार इसलिए होगा क्योंकि जो दुनिया सोचती थी कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया, आज सडनली पिछले 1-1.5 साल से कोरोना से ग्रसित है और समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर पल नई नई चीजें पता चल रही हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो वी हैव विद अस डॉक्टर सत्येन ज्ञानी, a fantastic speaker, newborn and pediatric critical care specialist in Pulse Hospital. He was born and brought up in Bhilai, our own Bhilai, an MBBS from KEM Mumbai, and he's done his pediatric critical care training from Sir Gangaram Hospital. Currently is back to Bhilai. I don't know whether it is due to COVID or what, but his profession brings him to Bhilai. तो आज जितने यूथ हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने माँ बाप हैं, जितने टीचर्स हैं, सबके लिए ये एक मौका है कि आप इनसे रूबरू हो सकें एंड जितने सवाल हैं मन में, कितने भी बेवकूफ़ी भरे सवाल हों, आप जरूर पूछिएगा. आई लीव द फ्लोर ओपन टू डॉक्टर सत्येन ज्ञानी फॉर एन इनिशियल कमेंट. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. पहले तो मैं भिलाई में कोविड के कारण नहीं हूँ. मेरे को यहाँ पे आए हुए 9 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ अभी, और मेरे पेरेंट्स, मेरा सब कुछ भिलाई में है, तो मैं कहीं और जाता ही नहीं, यहीं आता वापस. तो दैट्स व्हाई आई एम हियर. और एट द आउटसेट आई लाइक टू थैंक रुंगटा ग्रुप फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं आप सबसे रूबरू हो सकता हूँ और हो पाया और आपको अपने बातें बता पा रहा हूँ. ये बात तो सही है कि क्या होगा बहुत ज्यादा तो किसी को भी नहीं मालूम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी असम्पशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट कोविड ने हमको हमेशा हर लेवल पे सरप्राइज ही किया है. जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसके पहले से हम प्रिपेयर्ड हो गए थे. जब इंडिया में टोटल 10 केसेस थे, तब से लॉकडाउन लग गया था, हम घर में थे. एक भी केस भिलाई में आता था, 1-2 केसेस आते थे तो पूरा हल्ला हो जाता था. व्हाट्सएप पे आ जाता था, उसका पूरा डिटेल आ जाती थी पेशेंट की कि कौन आया. इतने ज्यादा हम अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, घरों में थे, बहुत अच्छे से हमने रेस्पॉन्ड किया. ऑब्वियसली वो वेव बढ़नी थी, केसेस फैलने ही थे, लेकिन उस वेव को हमने बहुत अच्छे से निकाला, सबसे कम नुकसान से. उसके बाद फिर हमें लगने लगा कि अब तो कोविड खत्म, और उसके बाद हमने अपनी लाइफ रूटीन नॉर्मल चालू कर दी. और फिर हमें सेकेंड वेव ने पूरी तरह से सरप्राइज किया, बहुत ज्यादा सरप्राइज किया. और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है, लोगों की गलती है, और किसी की गलती नहीं है. क्योंकि एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है जिसको हमने नहीं फॉलो किया. हमें ऐसा लगा कि शायद ये खत्म हो गया है कोविड, अब होगा नहीं. बट जितने भी जानकार थे, सबका ये मानना था कि कोविड तो खत्म नहीं होगा. शुरू करने से पहले भी मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि कोविड कभी खत्म नहीं होगा. कोई वायरस आ गया तो वो उसका सर्कुलेशन नहीं खत्म होगा, वो रहेगा, दुनिया में रहेगा. लेकिन हाँ, इस पैंडेमिक, जो हम महामारी कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, पैंडेमिक होता है कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया. एपिडेमिक होता है कि एक जैसे शहर में फैल गया या एक स्टेट में फैल गया. और एंडेमिक होता है कि वो उस शहर में हमेशा रहेगा और थोड़े थोड़े केसेस आते रहेंगे. तो जो सारा एफर्ट है, सारी जो ये मेहनत चल रही है, इस पैंडेमिक को एंडेमिक में कन्वर्ट करने की चलती है. कि पैंडेमिक है, महामारी, एक साथ बहुत सारे केसेस, एक साथ इतने लोग मर रहे हैं, एक साथ इतने सारे केसेस आ रहे हैं, एक दूसरे को इतना फैला रहे हैं. इससे हम एक एंडेमिक में ले आए कि कभी कभी बीच बीच में से हर जगह से थोड़े थोड़े केसेस आते रहते हैं और ये इतना फैलता नहीं है. जैसे आज भी सारी बीमारियां, जैसे आप समझ लीजिए कि फ्लू हो गया, सबसे कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, उसके अलावा टाइफॉइड है, जो कॉमन बीमारियां आप जानते हैं. चिकन पॉक्स है. चिकन पॉक्स ये चला गया क्या? ये चिकन पॉक्स है, यहाँ पे हमारे बीच में आता है, बीच बीच में केसेस आते हैं. तो ये एंडेमिक है, हमारे बीच में ये केसेस. मलेरिया है, हम ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पे ये केसेस आते रहेंगे थोड़े थोड़े. तो उस पैंडेमिक से हम एंडेमिक में पहुंच जाएं, ये सारी जद्दोजहद है.
हाँ, कुछ बीमारियों को खत्म करने में हमको सफलता मिली है। जैसे कुछ बीमारियों, जैसे मैं आपको बताऊं, स्मॉल पॉक्स है, वो शायद जब मैं पैदा हुआ था उसके पहले उसके बहुत केसेस होते थे। मेरे पैदा होने के बाद वो डिजीज इस दुनिया से इरेडिकेट हो गया। दूसरा जो अब इरेडिकेशन के कगार पे, पोलियो है। तो ये इरेडिकेशन कैसे हुआ? ये इरेडिकेशन हुआ वैक्सीन से। सिर्फ वैक्सीन लगी, स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन लग गई, पोलियो पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे को लग गई वैक्सीन, तो उस वायरस का सर्कुलेशन खत्म हो गया और वो वायरस फिर खत्म हुआ। लेकिन हाँ, अगर हम आज ये पोलियो वैक्सीन बंद कर दें तो 30, 40, 50 साल बाद वापस पोलियो आ जाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में तो है ना, उसका अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो हमें इस पैंडेमिक से एंडेमिक में लाना है, हमें लाइफ को नॉर्मल करना है, और आगे इस महामारी में, एक महामारी कैसे बिहेव करती है वो हम, फ्यूचर तो किसको ही नहीं देखा है, लेकिन पास्ट में क्या हुआ है उससे हम आपको बता सकते हैं कि एक पैंडेमिक में होता क्या है। नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है कि सेकेंड वेव, जो दूसरी लहर आती है पैंडेमिक की, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, सबसे ज्यादा किलर होती है, और मैक्सिमम केसेस उसी में आते हैं। आगे वेव आएगी कि नहीं आएगी, इसको बहुत ज्यादा क्वेरीज है कि क्या अब जैसे कल दुर्ग में 50 केसेस आ गए, 50 केसेस के लगभग हम आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम लेस देन 10 हो जाएंगे 10-15 दिनों में, और चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद थर्ड वेव आएगी क्या? बहुत टीवी पे इसका डिस्कशन चल रहा है, थर्ड वेव आएगी क्या? कुछ लोग पूछ रहे हैं थर्ड वेव क्या बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं लोग। तो जहां तक प्रिजम्पशन है, अनुमान है कि थर्ड वेव तो आएगी। कब आएगी ये कहना मुश्किल है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना, जो एक चीज होती है जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीजें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम इसको फॉलो करेंगे तो शायद थर्ड वेव ना आए, और हम अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो 100% आएगी। सेकेंड वेव भी उसी वजह से आई, काफी लोगों ने मैचेस देखने गए, वहीं से शुरू हुआ ये यहाँ हमारे एरिया में। तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो काफी हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि कभी ना कभी 3, 4, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। काफी सारे सेंटर्स खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस कभी ना कभी तो खुलेंगे, तो फिर ये आएगी। लेकिन ऐसा हमें अनुमान है कि थर्ड वेव को हम जितना टाल सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। टालने का 2 पर्पस है कि जब तक टालेंगे तब तक एक बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी होगी, और बड़ी पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन लग चुकी होगी तो थर्ड वेव उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी, और उसके बाद इतने ज्यादा केसेस, इतनी ज्यादा डेथ्स नहीं होंगी। तो थर्ड वेव आएगी जरूर। 150 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो 140 करोड़ में से अगर करीब 90 करोड़ लोग को वैक्सीन के 2 डोज लग जाते हैं, तब इसको फैलने का, थर्ड वेव का चांस कम रहता है। तो 90 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में 1 से 1.5 साल लगेगा। तो थर्ड वेव आएगी, इतना जरूर है, लेकिन जितना टाल सके उतना ज्यादा अच्छा। सर, इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने कहा। हाँ, मैं अभी एक नेशनल डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें भी यही बात कही गई कि सीबीएसई ये कह रहा है कि भाई स्कूलों में, कॉलेजों में हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लेसन्स लगाने हैं। तो मेरा उस समय ये तर्क था कि आपने पर्यावरण पे इतना बड़ा तकलीफ आया, पेड़ कटने लग गए, हमने एनवायरमेंटल साइंस करके एक सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन हुआ क्या, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट बन के रह गया, बच्चों में ये जागरूकता नहीं आई। तो हाउ शुड वी practice or make the children practice COVID appropriate behavior in educational institutions? बिल्कुल, देखो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में जागरूकता लाना बहुत इजी है। आई थिंक ये जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, दे आर मच मोर रिसेप्टिव देन एडल्ट्स। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अप्रैल और मई में अपने क्लिनिक में एक स्टडी की है, उसके रिजल्ट्स मैं अभी छापूंगा। अप्रैल और मई में मैंने स्टडी की है, जब हमारा कोविड पीक था, तब जो बाहर मेरा स्टाफ बैठा रहता था, उनको एक प्रोफॉर्मा बना के दिया था, एंड दे वर एंटरिंग के मास्क की प्रैक्टिसेस
लोगों में कैसी है, जो भी पेशेंट आ रहा है उसके जो मम्मी पापा हैं, जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, उन्होंने कैसा मास्क पहना है, सही मास्क पहना है कि नहीं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग यूज कर रहे हैं कि नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करके हमने वो फैक्ट्स लिखे हैं। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि जब पीक था, अप्रैल मई था, उस समय भी only 20% people wore right mask। 20% इन्होंने सही तरीके से मास्क पहना था और प्रॉपर अपना हाइजीन का फॉलो कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। जिनके पास कार थी वो बाहर कार में बैठे थे, क्लिनिक नहीं आ रहे थे, जब उनका नंबर आ रहा था तो आ रहे थे। जिनके पास कार नहीं थी उनमें से कुछ लोग ही फॉलो कर रहे थे, और 80% दे वर डूइंग रॉन्ग थिंग्स जब पीक था तो। लेकिन उसमें भी जो बच्चे 10 साल से ऊपर थे, उन्होंने, उनमें जो बच्चे जो 10 साल से ऊपर जो आए थे, उन्होंने 80% से ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया। तो बच्चे और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो काफी चीजें चेंज कर सकते हैं, उनसे दे आर मोर रिसेप्टिव, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब जो मेरे चैम्बर में सपोज मदर फादर आए और बच्चा आया, तो एक रिफ्लेक्स होता था उनका, मेरे चैम्बर में आते मेरे सामने बैठ के मास्क नीचे कर लेते थे। बच्चा नहीं करता था लेकिन पेरेंट्स नीचे कर लेते थे। मैंने कहा यही तो जगह है जब आपको मास्क पहनना है, आप एक छोटे चैम्बर में आ गए हो, हम 4 लोग एक छोटे कमरे में बैठे हैं, यहीं पे आपको मास्क पहनना है, बट वो बच्चा नीचे नहीं करता था। तो दिस इज द थिंग। और लकीली क्या है, इंडिया इज ए यंग कंट्री, तो आप अगर आप कह रहे हैं कि ये दे आर रिसेप्टिव, इसका मतलब मेजॉरिटी विल बी रिसेप्टिव, मेजॉरिटी विल बी रिसेप्टिव। और इनसे हमें बहुत उम्मीद है, स्टूडेंट्स से, बहुत यंग पीपल से हमें बहुत उम्मीद है, दे कैन चेंज एवरीथिंग। ओके सो नाउ मैं ओल्ड एज है, मेरी एज वालों से ज्यादा उम्मीद नहीं करता। एनवायरनमेंट तो चलो ठीक है, कहीं पेड़ कट रहा है तो बच्चे कई बार उसको बाहर निकल के क्लास से भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक क्लास में बैठे हैं, टीचर इज फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग एंड डूइंग देन एंड देयर, तो वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नहीं वो तो है, प्रैक्टिकली अगर आप कुछ भी सिखाओगे क्लास में तो फॉलो करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक किताब छाप दी आपने और बोला दिस इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। हाँ, अरे पिछले 1.5 साल से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चल रहा है और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आज भी। 2 दिन हुए हैं लॉकडाउन खुला है, आप मार्केट में देख लीजिए, सही बात, अभी खराब है सर। तो, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और आता है इसमें, कि आप लॉकडाउन के सिचुएशन में हम सब घरों में हैं, एंड देयर आर वेरियस स्ट्रेसेस एक्टिंग। हाँ, फादर पे स्ट्रेस होगा कि यार कमाई कम हो गई, कैसे घर चलाऊंगा। बच्चों पे ये होगा कि मेरा करियर का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। इस तरह के अलग अलग स्ट्रेसेस हैं। हाँ, तो हाउ डू वी डील विद दिस डिफरेंट स्ट्रेसेस? लेट्स स्टार्ट विद अ स्टूडेंट। डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, खासकर जो स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू सिट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिनका भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव, मतलब उनकी लाइफ जिन पे डिपेंड करती है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है। उनके लिए मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि थिंग्स विल नॉर्मलाइज सूनर, बट आपको एक चीज के लिए रेडी रहना है कि यू आर गोइंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बहुत ज्यादा मतलब क्लासेस अटेंड करने के जाके प्रैक्टिकली आप क्लास अटेंड करोगे उसके चांसेस कम है। द मोर आप इसमें अडॉप्ट करो, इसका स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू अडॉप्ट इट। मेक अ स्मॉल ऑनलाइन ग्रुप और वहां पे आप डिस्कस करो अपने इश्यूज, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में हर किसी के साथ हो रहा है। तो जो सपोज कोई एग्जाम में अगर 10,000 बच्चे बैठने वाले हैं, तो वो 10,000 बच्चे सेम चीज को डील करके आ रहे हैं, तो ये आप सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। स्टे फोकस्ड, अपना फोकस इसकी वजह से मत हटने दीजिए। लाइफ नॉर्मल होने में 1-1.25 साल लगेगा, तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जब भी आपको डाउट हो, एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन फोन, ऑन वीडियो चैट, हर कोई अवेलेबल है। टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, और बातें करते रहिए एक दूसरे से। सब सेम एक ही नाव में सब सवार हैं, एंड वी हैव टू रीच अवर डेस्टिनेशन। तो स्टे फोकस्ड, डोंट लूज होप, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। इस समय आप जो टीवी न्यूज और इन सबको नेगेटिव इम्पैक्ट जो ये मीडिया डाल रहा है, उसको देख के अगर आप आपका मनोबल डाउन होता है तो इसको बंद कर दीजिए। थिंग्स आर नॉट बैड, थिंग्स आर गुड। बहुत कम लोगों ने इसकी वजह से सफर किया है, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें थोड़े लोग तो सफर करेंगे ही। हम सब आज अच्छे से बैठे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चीजें आगे अच्छी होने वाली हैं। तो स्टे फोकस्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड 6-7 मंथ्स में सब कुछ नॉर्मल होगा।
ओके, तो इसमें एज ए डॉक्टर Yeah. योर ओपिनियन ऑन, मान लीजिए सीबीएसई ने या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि एग्जाम्स विल हैपन इन जुलाई Yeah. या जून, हाँ, तो आर यू इन फेवर कि फिजिकल एग्जाम्स होना चाहिए, भले वो रिड्यूस ड्यूरेशन के हों या कम सब्जेक्ट्स के हों? देखिए, मैं जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भी डिसाइड करती है वो अपने मन से नहीं करती है। उनको जो इनपुट्स मिलते हैं वेरियस एक्सपर्ट्स के, उनके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। पर्सनली आई थिंक कि जो बच्चा 1-1.5 साल से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या एक इम्पॉर्टेंट ईयर सपोज 10th या 12th की तैयारी कर रहा है, देन एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड इफ यू फॉलो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। आप बैचेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर्स हैं या सब हैं, हम सब काम कर रहे हैं ना। एक बड़े हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, हॉस्पिटल में 150-200 लोग एट अ टाइम आते जाते रहते हैं। तो आई पर्सनली फील कि एग्जाम्स अगर होनी चाहिए, स्टूडेंट्स अगर तैयारी करके आ रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम्स होनी चाहिए। दे शुड बी गिवन अ फेयर चांस, बट एट द रिस्क इस पे यही है कि प्रॉपर सब चीज फॉलो की जाए। नहीं, इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग मंडे को है, शायद जजमेंट भी है, हाँ, somebody has filed an PIL, हाँ, कि नहीं होने चाहिए। तो बात ये नहीं है कि एग्जाम होना, द नंबर्स आर 15 लाख लोग हैं, हाँ, द नंबर्स आर नॉट स्मॉल इन इंडिया, हाँ। प्लस क्या है, एक एक स्कूल में जैसे 3000, 2000, 1000 बच्चे हैं, तो वो, और रास्ते में जहां से वो जा रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे डाउट्स हैं। स्टिल यू मेंटेन कि एग्जाम्स होने चाहिए? देखिए, इस पे डेफिनेटली दोनों व्यूज करेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग एग्जाम्स के फेवर में होंगे, कुछ लोग एग्जाम्स के फेवर में नहीं होंगे। सपोज एक सेंटर है, वहां पे अगर 3000 बच्चे आ रहे हैं, तो आप एग्जाम्स को एक ही दिन क्यों कर रहे हैं? मतलब सपोज एक क्लास का अगर आपने आप बैचेस में डिवाइड करके कर सकते हैं, और हर, जैसे क्लास 9th का एग्जाम इन हफ्ते 10 दिन में होगा, क्लास 10th का इस हफ्ते 10 दिन में होगा। ये वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब यू कैन जस्ट, आप उसको कर सकते हैं मैनिपुलेट। जो ऑल इंडिया एग्जाम है उसमें इतने बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, तो आप बैचेस में डिवाइड करके कर सकते हैं। कुछ जो नए वेन्यूज को आप बना सकते हैं, जो हॉल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, आप उनको एग्जामिनेशन सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो बच्चे 1-1.5 साल से, काफी बच्चे मेरे पास पिछले, ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जो IIT JEE और इन सब की तैयारी कर रहे हैं, और अब दे आर लूजिंग होप। 1-1.5 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। आई कैन सी ऑन देयर फेस कि अब वो निराश हो रहे हैं, उनको नहीं पता क्या करना है, एंड दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1 year 2 years, तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेट्स लीव द, यानी जो चाह रहे हैं उनको बगल में रखते हैं, लेकिन मान लीजिए वो अगर 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा है और एग्जाम हो नहीं रहे हैं, कोई एक, यानी सम प्रॉब्लम इज कमिंग, तो उसका हिज मेंटल हेल्थ इज नॉट इन द राइट फ्रेम, हाँ, तो कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं जो घर में वो कर सकते हैं जिससे कि दे एटलीस्ट रिमेन इन द राइट फ्रेम। यस, 2-3 छोटे छोटे नुस्खे तो हैं डेफिनेटली। सबसे पहला तो जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिसने किया है वो है सोशल एंड टीवी मीडिया। इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक, जितना जरूरत नहीं थी। आपको मतलब, ठीक है, केसेस हुए थे बीच में, बट बहुत ज्यादा पैनिक बच्चों में ज्यादा हुआ। कहीं ना कहीं से उनको ऐसे मैसेजेस मिल जाते थे और वो डर जाते थे। मतलब 9th-10th के बच्चे, दे वर हैविंग एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे। तो उनको हम यही समझाते हैं, सबसे पहले तो आप इस सोशल मीडिया से और इन सब से आप दूर रहिए। जो आप ऑनलाइन, जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे जरूर मिलिए। गेट अ गुड स्लीप, आप नींद अच्छी रखिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा फैक्ट था जो परेशान कर रहा था, कि स्लीप पैटर्न बच्चों का चेंज हो गया था। रात को जाग रहे थे, दिन में सो रहे थे, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं था। तो वो, उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ाया। तो एक टाइमली सोना, टाइमली उठना, भले ही कोविड फैला है, आप अगर एक ओपन एरिया में 1-2 किलोमीटर चल के या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आ जाते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रेस को कम करती है, और ईटिंग को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम हो गई है, घर में बैठ के हम जंक और ये सब खा रहे हैं, तो वो हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं। तो कीप अ हेल्दी ईटिंग, कीप अ हेल्दी टाइम टेबल। आप अपनी नींद को बिल्कुल अच्छा रखिए,
और मीडिया से दूर रहिए और थोड़ा 1-2-3 किलोमीटर आप वॉक करके आइए। जब से पॉल्यूशन भी कम हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो मौसम बड़ा सुहाना है, इतनी गर्मी भी नहीं आई, तो पीपल विल एंजॉय। ओके, सो आर वी लीडिंग टू द फैक्ट कि पेरेंट्स थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, बोलेंगे तो यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, दरवाजे के बाहर मत निकल, हाँ, इस तरह से ओवर प्रोटेक्शन तो नहीं है? ओवर प्रोटेक्शन हमेशा ठीक है, थोड़ा सा एक स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, बट ओवर प्रोटेक्शन इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, तो मैं ओवर प्रोटेक्शन को, नोबडी नोज ना कल कब क्या हो जाए। तो अगर कभी मेरे को कुछ अंडर प्रोटेक्शन और ओवर प्रोटेक्शन में से चुनना है तो मैं ओवर प्रोटेक्शन चुन लूंगा। तो ठीक है, आप ओवर प्रोटेक्शन रखिए, लेकिन साथ में बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखिए। बाकी सारी चीजें जो बच्चा घर के अंदर कर रहा है वो नॉर्मल कर रहा हो। छोटे बच्चे, कई बार पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं, 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये बोर ना हो तो इसके लिए हम क्या करें? बोर ना हो तो क्या करो, बच्चा कभी बोर नहीं होता। आप उसको छोड़ दीजिए, वो आप ये टीवी, मीडिया और बाकी चीजों से आप दूर रखिए। वो कुछ ना कुछ अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। उसको ड्राइंग में टैलेंट है तो ड्राइंग करने लग जाएगा। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दैट। अपने बच्चे को एक अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर आप जरूर सिखाइए, ताकि वो बाहर भी जाए तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखे। पैंडेमिक के टाइम पे आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, देयर इज नो, जो ओवर प्रोटेक्टिव है लॉकडाउन खुलते ही, पैंडेमिक कम होते ही अंडर प्रोटेक्टिव हो गए, दैट इज रॉन्ग। Teach your child the appropriate COVID appropriate behavior, then everything will be fine. And it will be sustained. It has to be sustained. Yeah. है ना? हाँ, आगे भी ऐसा होना चाहिए. Okay. So अगर मान लीजिए कि बच्चे जो हैं उनकी वजह से माँ बाप थोड़े ज्यादा स्ट्रेस में हैं, अपने खुद के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसके अलावा भी, हाँ, if they are in stress, और व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको फालतू के भी इंफॉर्मेशन आते हैं, हाँ, yes. और कई बार अच्छे इंफॉर्मेशन भी आते हैं। आई एम नॉट नेगेटिंग द फैक्ट, हाँ, बट एक कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में पैदा हो जाता है। जैसे आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, हाँ, बट जैसे कल IMA के सेक्रेटरी ने जो रामदेव बाबा के खिलाफ में जो बोला है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई आप वैक्सीनेशन ना लो, लेकिन आप गिलोय खा लो, हल्दी का दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो दीज ऑल आर फेड बाय व्हाट्सएप, हाँ, एंड देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, कि ये कर लेने से ये बच जाएंगे क्या हम? तो व्हाट डू यू टॉक ऑफ दिस कि आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथिक तो कल छिड़ गया, लेकिन जनरली व्हाट इज इट? देखिए, जो भी है स्ट्रेस लेने का, सबसे पहले स्ट्रेस का तो कोई इलाज नहीं है। स्ट्रेसफुल टाइम तो बाहर भी है, आप घर में वो स्ट्रेस लेके आएंगे तो आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस पेंडेमिक में पहले तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, बिकॉज ये एक नई बीमारी थी, बिल्कुल नया था। और जो डॉक्टर्स, और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है कि जो डॉक्टर्स कुछ भी है, कोई मेडिसिन बोलते हैं तो इतना जल्दी सर्कुलेट हो जाती है कि सब वही खाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि वो काम करेगी नहीं करेगी। यू नीड एविडेंस कि आप, अच्छा भाई ये दवाई काम कर सकती है। हमने शुरू में देखा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लो, अमेरिका ने बहुत सारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मंगा लिए, खाना शुरू कर दिया, 3-4 महीने में समझ में आया कि नहीं काम कर रही है। तो इतना जल्दी एक्ट करने की या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है टू ईच एंड एवरीथिंग। एलोपैथी आयुर्वेदिक जैसा कुछ भी नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फॉलो करना चाहिए वो होना चाहिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अगर मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, कोई आयुर्वेदिक की दवाई काम करती है और उसका एविडेंस है, तो मैं उसके अगेंस्ट क्यों बोलूंगा? आई एम हैप्पी, मेरा तो पेशेंट ठीक होना चाहिए, तो मुझे पेशेंट से मतलब है। तो देयर इज नो, कोई लड़ने से फायदा नहीं है। कोई मेडिसिन अगर एविडेंस दिखाती है कि इट इज वर्किंग, गो फॉर दैट मेडिसिन। अभी तक जितना साइंटिफिक एविडेंस है, अभी 1.5 साल हो गया इस बात से लड़ते हुए, एक बात जो डे बाय डे और फर्म होते जा रहे हैं सब लोग, वो यही है कि कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन इस पे काम करेगी नहीं। इट्स अ वायरल बीमारी, 1-2 दवाइयां थोड़ा काम करेंगी, लेकिन द वन थिंग विच विल वर्क 100%, इट इज वैक्सीन। वैक्सीन पक्का काम करेगी, गो फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी एक दवाई होती है, कोई साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं। तो जैसे करोड़ में, अगर आप समझिए पूरी दुनिया में समझ लीजिए कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो करोड़ में अगर 10 केसेस साइड इफेक्ट के आ गए तो ये बहुत कम है। वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जिस चीज को बचाएगी। आप वैक्सीनेशन पे बिल्कुल भरोसा रखिए। हाँ, ये बात है कि वैक्सीन डे बाय डे और इम्प्रूव होती जाएगी,
क्योंकि उतना समय मिलेगा हमें, लेकिन इस समय हमें इसको खत्म करना है। आप ये डोजेस ले लीजिए, 2-3 साल के बाद जब एक बहुत अच्छी वैक्सीन आ जाएगी तो उसको भी ले लीजिएगा। लेकिन इस समय जो चीज खत्म कर सकती है वो वैक्सीन है। आप सब व्हाट्सएप की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं इतना आपको बोल रहा हूँ कि आप वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, आपकी जिंदगी से स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। तो टू ऑल द लिसनर्स देयर, आप वैक्सीन लेने से कोताही मत बरतिए। 18 to 45 के लिए जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अभी कम दिख रही है, लेकिन जो वो नॉर्मल हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट। और स्पुतनिक भी आ गया है। और मैं जबकि कल ना परसों जब डेटा देख रहा था तो पता चल रहा था कि जितने लोगों ने रजिस्टर किया है 18 to 45 में वैक्सीन लेने के लिए, उतने लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो इट इज द अदर वे राउंड। ये रूमर्स पे विश्वास मत करिएगा, वैक्सीन लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद वैक्सीन लीजिए, और अगर कोई डर रहा है, किसी के मन में हिच है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको बोलिए कि भाई वैक्सीन लगवाना है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आध दिन थोड़ा दर्द या फीवर आ सकता है, तो वैक्सीन के कारण फीवर आए वो बहुत अच्छा है, इसके बजाय कि कोरोना के कारण फीवर आए। क्या बात। तो नाउ लेट्स गो टू द पेरेंट्स। हाँ, अब पेरेंट्स पे चलते हैं सर, कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। लास्ट टाइम जब वेव 1 आया था तो ये बात थी कि बुजुर्गों को ध्यान रखिए, बुजुर्गों का। वेव 2 में द पैरामीटर्स चेंज्ड। हाँ, देयर वर यंगर पीपल आल्सो बीइंग इन्फेक्टेड, इस तरह का। तो कुल मिला के सभी लोगों को ये इफेक्ट कर सकता है। ऑल नीड टू बी केयरफुल, ये मैसेज तो मिल गया है। हाँ। लेकिन पेरेंट्स को जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है कि मैं बच्चों को भी बचाऊं, जो वेव 3 के न्यूज आप छापते हो या मीडिया छापती है उसके हिसाब से, और जो बुजुर्गों को भी बचाओ और अपना घर भी बचाओ, तो हाउ डू दे डील विथ मेंटल स्ट्रेस? यस, इस मेंटल स्ट्रेस का बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है, बट द मेंटल स्ट्रेस को सबसे कम तरीके सही करने का तरीका ये है कि आप जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। ये इसी तरीके से आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं पूरा टाइम कि मेरे घर में किसी को हो जाएगा, आप उसी स्ट्रेस में पड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रेस को बढ़ाते जाएगा। बी कॉन्फिडेंट, कोविड इतना इजीली भी नहीं फैलता है जितना हम सोचते हैं। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो यू आर प्रोटेक्टेड। 90 to 95% ऑफ चांस है कि आपको नहीं होगा। बट लोग थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि मतलब सबसे बड़ा चीज क्या हुई पिछले कोविड में कि घर में अगर एक को हुआ तो सबको हो गया। तो ठीक है, पूरी फैमिली को यूनिट के तरीके से ही रहना पड़ेगा, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर आपके ओल्ड एज है तो वो घर पे ही रह सकते हैं, बच्चे भी घर पे रह सकते हैं। आप बाहर निकलिए, जो काम आपको करना है आप करके आइए, लेकिन पूरे रास्ते एक्ट रेस्पॉन्सिबली, फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पता चला आपने बाहर से अंदर ले आए, तो स्ट्रेस लेने की बजाय आप सिर्फ इतना फॉलो करिए। आई एम 100% श्योर, एक दो बार जब सारे ये सब आपका जो टेंशन है, जैसे केसेस कम होंगे व्हाट्सएप पे फिर और बातें होना शुरू हो जाएंगी और स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन किड्स इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। व्हाट इज इट एंड हाउ डू वी प्रिवेंट? देखो, जो MIS-C हम इसको कहते हैं, MIS-C जो है ये फैल नहीं रहा है। बीमारी जो है वो कोविड ही है। तो कोई भी कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो कुछ बच्चे वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद एक ऑटो इम्यून चीज होती है कि अपने ही शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। किसी किसी केस में होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, किसी बच्चे को शुगर का प्रॉब्लम हो गया। तो वो प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि उसको एक आध महीने पहले कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिसने उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनाई, जिसने उसके थायराइड ग्लैंड को खत्म कर दिया। तो वैसे कोरोना भी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बाद में बन जाती है कोरोना के बाद हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और MIS-C में मेनली जो अफेक्ट होता है ऑर्गन, वो हार्ट होता है। तो MIS-C होगा, सपोज हर वायरल में किसी 100 बच्चों को वायरल हुआ तो उसमें से एक को थायराइड होगा, तो वैसे ही 100 बच्चों को कोरोना होगा तो उसमें से एक को MIS-C हो सकता है। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे कोरोना से अफेक्टेड हैं, तो इसलिए हमें MIS-C के केसेस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं उसी रेंज में। तो प्रोपोर्शन सेम रहता है। MIS-C जो होता है, जो एंटीबॉडीज को दबा दें अगर हम, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेरॉइड और IVIG नाम की दवाई होती है। तो बट इसका अर्ली रिकॉग्निशन हो। कभी कभी अगर हम लेट रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो हार्ट को डैमेज कर देती है।
जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज आप इस बीमारी से मत डरिए, इसका प्रूवन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और मोस्टली जैसे हमने पिछले अभी पेंडेमिक में करीब 20 से 25 पेशेंट देखे थे MISC के, और सब ठीक होके घर गए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके ओके। तो एक बच्चे ने ये पूछा है कि पहले गवर्नमेंट ने कहा कि डोज 1 और डोज 2 के बीच में 2 हफ्ते, फिर 4 हफ्ते, फिर 45 डेज, फिर 85 डेज। इसमें क्या राजनीति है या एक्चुअली देयर इज सम रिसर्च गोइंग ऑन व्हिच इंक्रीजेस द टाइमलाइन? देखो, जो 2 डोजेस वाला है इतना इसलिए कहा गया था क्योंकि 2 वैक्सीन के बीच में यू हैव टू कीप अ गैप ऑफ मिनिमम 28 डेज। तो उस समय इसलिए 28 डेज कहा गया था। और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे अगर हेपेटाइटिस बी या कुछ वैक्सीन आप देखें तो उसमें हम 6-6 महीने का गैप भी देते हैं। आज एक डोज लगा, अब दूसरा डोज 6 महीने के बाद लगेगा। तो ये कैलकुलेट किया जाता है कि कितने ड्यूरेशन के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रेस्पॉन्स हमको दिख रहा है। तो जितना जो हमारा भी कैलकुलेशन था, द बेस्ट पीरियड टू गेट वैक्सीनेशन इज 28 डेज से 2 to 3 months इज द बेस्ट टाइम कि जब आप अपना रिपीट डोज लगाएं। ये शुरू से हमको पता था। 28 डेज गवर्नमेंट इसलिए कह रही थी कि वो एक मिनिमम टाइम था, इसमें हम दूसरा डोज रिपीट कर सकते हैं। दूसरा डोज रिपीट करते ही तुरंत क्या कहते हैं, एक पर्सन फुल्ली वैक्सीनेटेड कहलाएगा। और एक डोज में सिर्फ 60% प्रोटेक्शन मिल रहा था, 2 डोजेज में 85 मिल रहा था। इसलिए शुरू में गवर्नमेंट ने कहा था कि 28 डेज में रिपीट करिए। बट ग्रेजुअली जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स समझ में आया, तो इतना समझ में आता है कि 2 to 3 months का गैप रखना चाहिए। 3 मंथ से ज्यादा का जो गैप है, दैट इज अ रूमर, ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। बट हाँ, वैक्सीन शॉर्टेज के वजह से अब 2 to 3 months को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 2 to 3 months पे ही लगवाइए। ओके, तो ये वैक्सीनेशन का जो सवाल था ये तो ठीक है। एक सवाल जो आ रहा है कि मेरे मम्मी पापा का स्ट्रेस का एक कारण और है कि अगर घर में एनीबडी इज सीरियसली इफेक्टेड बाय कोविड, देन द फियर इज कि अगर मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो यानी मुझे मेरे पूरे खजाने खाली हो जाएंगे। हाँ, दिस इज वन फियर। हाँ, तो एंड दिस इज रिलेटेड टू योर फील्ड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। या देखिए, कोविड ऐसा होता है कि डेफिनेटली इस समय तो एक बहुत बड़ा वो बंडल ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है कोविड में कि भाई बहुत सारी दवाएं दी जाएं, क्योंकि वी डोंट नो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। बट धीरे धीरे साइंटिफिक एविडेंसेस आते जा रहे हैं, दवाइयां कम होती जा रही हैं। खजाने उसी के खाली होते हैं जो लेट आता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट ज्यादा सीरियस होते हैं। जो शुरू का फीवर आया तो अरे यार कुछ और होगा, 2-3-4 दिन पे सोचते हैं कि शायद कोरोना हो सकता है, 5वें दिन वो टेस्ट कराते हैं। मतलब दे आर नॉट अवेयर फ्रॉम फर्स्ट डे, तब तक वो काफी लोगों को फैला भी चुके होते हैं। और 6वें-7वें दिन जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है तो तब वो मेडिकल अटेंशन के लिए आते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जिनका बहुत ज्यादा डेथ हुई या बहुत ज्यादा सिक हुए, सीरियस हुए, उनका मैक्सिमम यही था कि वो लेट आए, टाइमली नहीं आए। तो उनके खजाने डेफिनेटली, क्योंकि डॉक्टर भी कोशिश करता है कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो डे 1 से डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं और उनकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो शुरू से दिखा रहे थे और उनको भी हम नहीं बचा पाए। एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसा अनुमान है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर पेशेंट अलग अलग होता है, हर पेशेंट का जीन्स अलग होती हैं। तो कौन पेशेंट कैसे बिहेव करेगा ये कहना कई बार मुश्किल होता है। बट जो पेशेंट शुरू से आ रहा है और आखिरी में उसके भी बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स में लैंड किया, इसका नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आप समझ लीजिए 1 लाख में कोई 1 होगा या 2 होंगे। तो उनकी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने को खुद को बचाना चाहते हैं तो टाइमली आप डॉक्टर को दिखाते रहिए और अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए। ओके व्यूअर्स, सो 2 टेकअवेज। पहला, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, कि आप यानी बीमारी में बुखार है तो तुरंत टेस्टिंग करवाने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम उसको टाल जाते हैं कि ऐसी बुखार है, ऐसी जुकाम है, ऐसी बदन दर्द है, तो प्रिवेंशन होना चाहिए। दूसरा,
व्हाट्सएप में जो घूम रहे हैं कि ये दवाइयां, जेनरिक दवाइयां हम ले लें और सोचें कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तो हर आदमी अलग होता है, हर एक का शरीर अलग होता है। तो डॉक्टर इज ए स्पेशलिस्ट हु कैन एनालाइज योर बॉडी एज वेल एज गिव मेडिसिन एंड डोसेजेस विच माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो जनरली सब चीजें हमको डॉक्टर से ज्यादा पता है करके व्हाट्सएप से ज्ञान लेके मत करिए। और तीसरी बात कि जब बीमारी बढ़ती है तो उसका खतरा ये रहता है कि क्योंकि डॉक्टर सभी ट्रीटमेंट करता है, कोशिश करता है जान बचाने की, तो खर्चे बढ़ते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट और एट द इनिशियल स्टेजेस स्टार्ट योर ट्रीटमेंट देन वेटिंग फॉर लॉन्ग। यानी आप जब चिड़िया चुग गई खेत वाली परिस्थिति में मत आइएगा। थैंक यू डॉक्टर। एक क्वेश्चन और आया है कि हेल्थ सेक्टर में एक कोविड आया, वेव 1 आया, वेव 2 आया, फिर ऑक्सीजन की कमी आई, हाँ, और उसके बाद ये ब्लैक फंगस आया, उसके बाद व्हाइट फंगस भी आ गया। हाँ, तो ये आर दीज ऑफशूट्स ऑफ कोविड और व्हाट इज इट? डेफिनेटली देखिए, जो फंगस है इसको हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ये आम भाषा में कभी हम कुकुरमुत्ता कह लेते थे। तो म्यूकरमाइकोसिस है, ये हवाओं में है और हवाओं में हमेशा रहता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पे नमी है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, बहुत सारे लोग रहते हैं, ह्यूमिडिटी है, वहां पे ये जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, ये बहुत होता है। और हम एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हमारे में बहुत है। खासकर किसानों में भी बहुत होता है जो खेती करते हैं। तो ये अफेक्ट उसी को, मेरे नाक में भी म्यूकर बैठा होगा अभी, लेकिन ये अफेक्ट उसी को करता है जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, कम होती है। तो ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में एंटर करके बोन को ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर करके सीधा ब्रेन में घुस जाता है। तो ये साइनसेस में, आंख में, ब्रेन में बहुत ज्यादा इन्वेड करके उनको डैमेज करता है। तो जब ये डैमेज करता है और आसपास का टिश्यू थोड़ा सा सड़ जाता है, तो वहां का कलर ब्लैक हो जाता है, तो उसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं। और अगर जब ये थोड़ा सा और मतलब उसने बहुत ज्यादा टिश्यू को डैमेज नहीं किया है तो व्हाइट कलर का दिखता है, तो व्हाइट फंगस कह देते हैं। तो एक्चुअली है ये म्यूकरमाइकोसिस ही। तो ये म्यूकरमाइकोसिस जनरली ज्यादा इसलिए फैला क्योंकि कोविड ने कुछ तो लोगों की इम्यूनिटी भी कम करी, दूसरा सब इंडोर घर के अंदर रहे। तो घर के अंदर रहे तो एक छोटे से कमरे में अगर 4 लोग सो रहे हैं तो एक दूसरे को म्यूकर फैलाने का चांसेस बढ़ जाता है। और तीसरा ये कि स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। कोविड में अगर किसी दवाई ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई, तो वो था स्टेरॉइड। तो ये लोगों को समझ में आया। व्हाट्सएप पे लोग मेडिकल स्टोर से खुद स्टेरॉइड लेके खा रहे थे और खुद ही पैकेज में कोविड की दवाई में स्टेरॉइड आ रहा था। इट वाज और मैक्सिमम 80% लोगों को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं थी। स्टेरॉइड कुछ खास इंडिकेशंस में ही दिया जाता है और उन लोगों की जान बचाता है। मैक्सिमम पेशेंट्स तो अपने आप बिना स्टेरॉइड के ठीक हो रहे थे। तो स्टेरॉइड का मिसयूज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसने ये म्यूकर को बढ़ाया है। पेशेंट को पता भी नहीं था कि वो स्टेरॉइड ले रहा है। कुछ लोग तो मांग के स्टेरॉइड ले रहे थे। स्टेरॉइड की शॉर्टेज हो जाएगी ऐसा कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था, और व्हाट्सएप पे आ गया, चल के ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। तो दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ केसेस। म्यूकरमाइकोसिस सालों से है और वो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ता जाएगा। Okay. So again some questions. हाँ. If I am recently cured from COVID, up to how many days should I have to wait to take a vaccine? देखिए, अगर आपको कोविड हुआ है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कोविड का एंड यू रिकवर्ड फाइनली बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो यू कैन टेक द वैक्सीन आफ्टर 1 मंथ। बेटर है कि 45 डेज तक आप वेट कर लो, बट 1 मंथ के बाद आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हो गया था आपको कोविड की वजह से और स्टेरॉइड्स लगे थे या प्लाज्मा लगा था या कुछ और लगा था, तो बेटर कि आप 3 महीने तक वेट करें। Okay. Can we say that there will be no corona after taking both doses of vaccine? No, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कोई भी वैक्सीन लेने के बाद आप नहीं बोल सकते कि मेरे को ये बीमारी नहीं होगी। कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होती है। जब आप कोविड का 1 डोज लेते हैं तो इट गिव्स यू 70% प्रोटेक्शन। 2 डोज लेने के बाद इट गिव्स यू अराउंड, इस समय जो वैक्सीन आ रही हैं जो इंडिया में लग रही हैं 80 to 82% के लगभग प्रोटेक्शन दे रही हैं। स्पुतनिक वाले बोलते हैं कि 91% उनका प्रोटेक्शन है, बट दैट इज डाउटफुल। तो वैक्सीन लगाने से आपको कोविड नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते। स्टिल वैक्सीन के बाद आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, लेकिन वैक्सीन लगाने से आपको
आप हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीन के बाद, आएगा अभी तो मामूली बीमारी से निकल जाए, इतना पक्का है। तो यानी द इम्पैक्ट विल बी लेस, यू आर सेइंग? यस, सीरियसनेस नहीं होगी, आपको आएगा कोविड और एक नॉर्मल वायरल की तरह चला जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन जो है ये, इट सेज दैट कैन आई टेक द वैक्सीनेशन ड्यूरिंग माय मेंस्ट्रुअल साइकिल? यस, डेफिनेटली। सो इट्स ओनली अ मिथ इफ यू आर हियरिंग इट। हाँ, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले लेना चाहिए। कोई फर्क। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, फीवर चल रहा है, या आपको किसी मतलब जो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको वैक्सीन में किसी कंपोनेंट से कोई एलर्जी हो सकती है, जो कि बहुत बहुत रेयर है, तभी आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं चल रहा है, चुपचाप जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन, जो मदर्स बच्चों को फीड करा रही हैं, सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके, एक चीज जो दिख रहा था वो ये है कि यूएस ने जैसे ही अनाउंस किया कि मास्क आर नॉट मैंडेटरी क्योंकि 70% वैक्सीन हो गया है हमारा, तो उससे कॉम्प्लेसेंसी क्या लोगों में बढ़ जाएगी कि यूएस ऐसा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? यूएस में वैक्सीन मास्क उनको नहीं लगाना है जिन्होंने पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन कर लिया है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगी है उन सबको मास्क पहनना है। स्टिल दे आर फॉलोइंग ए प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। और यूएस हमारे से साइज में 3 गुना है और उसकी पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम है। तो उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें फॉलो करने के लिए बहुत बड़ी जगह है। तो उन्होंने बहुत सारे कंडीशंस और नॉर्म्स के बाद बोला कि आप मास्क हटा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मास्क हटाओ और घूमना शुरू कर दो। बहुत सारे उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं उस पे। डेफिनेटली थोड़ा रिस्क तो है, बट लोगों का टेंशन कम होगा और वैक्सीन लोग ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, उसके लिए उन्होंने ये बोला है। अभी भी यूएस में ओनली 40% पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लगी है। दोनों डोज। डेवलप्ड कंट्री अगर अभी 40% पे है तो हमने तो 15 करोड़ लोगों को लगा ली है वैक्सीन, तो वी आर डूइंग वेल। हाँ, यस। तो एक सवाल ये है कि इज लॉकडाउन द ओनली सॉल्यूशन फॉर स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस? नो, लॉकडाउन से बहुत नुकसान होता है, सारा सब कुछ रुक जाता है, लाइफ स्टॉप्स एंड इट लीड्स टू बिग लॉसेस। और ये मेंटल स्ट्रेस पेरेंट्स में और ये सारी लॉकडाउन के कारण आती हैं। तो लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। लेकिन जब चीज हाथ से निकल जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत अब केसेस आने वाले हैं, तो लॉकडाउन लगाना पड़ता है। ओके, तो इस हियर देयर इज एन अनाउंसमेंट, स्पेशली जो बच्चे रुंगटा के हैं, रुंगटा ग्रुप के, उनके लिए कि एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस समय कठिन समय है और जिन बच्चों के रुंगटा ग्रुप में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, और जिनके अर्निंग पेरेंट की डेथ हो गई हो कोरोना की वजह से, तो द ग्रुप हैज टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ दैट स्टूडेंट टिल ही कंप्लीट्स हिज डिग्री, और इफ ही इज इन स्कूल टिल ही कंप्लीट्स हिज स्कूलिंग। सो एक ये जानकारी है सबके लिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एक चीज रुंगटा ग्रुप ने अपने बच्चों के लिए किया है। तो जस्ट अनाउंसमेंट। Sir, let's take this forward. We have it's 11:45. We have 15 more minutes probably. Yeah. I will take a few more questions. Okay. So the one question is कि मेरे पापा डायबिटिक हैं, लेकिन उनको जाना पड़ता है दुकान खोलने के लिए, बिजनेस है उनका, और ऐसा सुनने में आता है कि ब्लैक फंगस जो है वो डायबिटिक्स को ज्यादा हिट करता है। हाँ. तो क्या हमको करना चाहिए कि वो प्रिवेंट कर सकें? फुल कंट्रोल करें कि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे, पूरा ट्रीटमेंट लें। अगर शुगर बढ़ा रहेगा, शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, तो म्यूकर का चांस रहेगा, क्योंकि जिनकी शुगर बढ़ी हुई है उन्हीं को म्यूकर ज्यादा होता है। डायबिटिक है और शुगर इज वेल अंडर कंट्रोल, देन चांसेस ऑफ म्यूकर इज मतलब जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं उतने ही रिस्क पे हैं। दूसरा जो एक चीज है जो मुझे भी लगती है कि सही है, वो ये कि मास्क के कारण भी म्यूकर ज्यादा होता है। तो अगर आपके पेरेंट डायबिटिक हैं तो बेस्ट है कि आप उनको रोज एक नया मास्क दें, जो डिस्पोजेबल मास्क आते हैं। कई लोग कपड़े के या एक ही मास्क कई दिन यूज करते हैं, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि उसमें फंगस उगती है, क्योंकि हमारे नाक और सांसों की जो नमी होती है वो उस मास्क में रुकती है और वो फंगस की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो इट इज बेटर, अगर आपके फादर डायबिटिक है या पेरेंट डायबिटिक है, तो गिव देम अ न्यू मास्क डेली। अभी उतना एक्सपेंसिव नहीं है मास्क। और अगर आप कपड़े का या कोई मास्क
यूज कर रहे हैं तो वॉश इट डेली, बट आई डोंट एडवाइज इट. बेटर इफ यू कैन यूज मास्क, a new mask daily, it will significantly reduce the chances of mucor. Okay, what is this double mask, triple mask? Double mask, triple mask was बोला गया था कि it can protect more. अगर आप 2 मास्क लगाते हैं तो वो आपको कोरोना से ज्यादा हेल्प करेगा, बट आई डोंट बिलीव कि इट इज वेरी हेल्पफुल. आप सिंगल मास्क लीजिए, अच्छा मास्क लीजिए. आप जैसे एक सिंपल एक व्हाट्सएप पे एक अच्छी चीज आई थी कि आप एक मास्क पहन के अगर आप मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फूंक मार के और वो मोमबत्ती बुझ जाती है तो वो मास्क खराब है. आप एक ऐसा मास्क लीजिए जिससे वो मोमबत्ती ना बुझे. अच्छा सा टाइटली फिटिंग मास्क लगाइए, सिंगल मास्क लगाइए, इट इज हेल्पफुल. ओके, तो ये खैर आपका ये नहीं है कि बॉडी दे नहीं रहे हैं लोगों को, दैट इज समथिंग दैट द हॉस्पिटल विल नीड टू लुक इनटू. वो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट. And I think we will be out of questions now. One important thing that still remains is as the thing recedes, जैसे जैसे कम होने लगता है तो हम लोग वापस से अपनी पुरानी आदतों में आ जाते हैं. बाजारों में भीड़ करना, मॉल में, पिक्चर में, ये सब चीजें हम करते हैं और ये हमारी फितरत है कि सीरियसनेस तभी तक रहती है जब तक उसका असर रहता है. असर खत्म हुआ, हम प्रिवेंटिव में छोड़ते ही नहीं है इसको. तो व्हाट डू यू एडवाइज पीपल? ये तो बिहेवियर की बात है, इसको मैं एडवाइस क्या कर सकता हूँ. सबको पता है कि मास्क पहनना है, बट हमारा शायद हम लोग ऐसे हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं. तो इसमें मैं जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस जिस एज ग्रुप से हूँ वो स्टूडेंट लाइफ है. स्टूडेंट्स आर मोर डिटरमाइंड, वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं. तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में, खुद अपने घर में और बाहर निकलते हुए इस चीज को जितना वो फैला सकते हैं और फोर्स कर सकते हैं लोगों को कि आप मास्क पहनिए. स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ये. एटलीस्ट ये फॉलो करे और अपने आसपास के लोगों को फॉलो करवाए तो चीजें ठीक होंगी. बट मैं किसी का बिहेवियर नहीं चेंज कर सकता, कोई भी नहीं चेंज कर सकता. ओके, इसमें कुछ चीजें कोशिश की जा रही है कि एक एक बच्चे को एम्बेसडर बना दिया जाए. yes. और बच्चा ही घर में टोकता रहेगा, पापा आप ये पहनिए बाहर जाने से. अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा. बिकॉज मैंने कहा ना, बच्चे ज्यादा फोकस्ड थे, मैंने जो स्टडी करी है. तो दे आर बीइंग कॉल्ड कोरोना एम्बेसडर्स. तो CBSE is trying to work out something like this. चलिए, that is something that I think we are almost out of questions. Dr. साहब, it has been a very engaging session. हमने क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, छोटे छोटे आंसर लिए. लेक्चर फॉर्मेट में कुछ नहीं किया है इसमें. That is the beauty of the. मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो लोगों के काम का है कि नहीं पता नहीं चलता है. इसमें कम से कम काम की चीज डिस्कस. एग्जैक्टली, उन लोगों ने जो पूछा हमने उसका जवाब दिया, बस सिंपल है. सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एक बार हो गया है तो क्या दोबारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है. हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशंस होते हैं. जैसे अगर आपको एक बार फ्लू हो गया तो अगले साल फिर फ्लू हो सकता है. तो ये दोबारा भी हो सकता है. और वैक्सीन लगाते रहिए. आगे चल के शायद ऐसा होगा कि कोविड के भी बार बार आपको डोजेस लेने पड़ेंगे. लेकिन समय के साथ वैक्सीन और डेवलप होती जाएगी और अच्छी आती जाएगी. तो समय डेफिनेटली, जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो खराब पार्ट था वो अब खत्म हो गया है. आगे रास्ता थोड़े से गड्ढे आएंगे, लेकिन रास्ता अदरवाइज ठीक है. ठीक है. तो दैट इज ए पॉजिटिव नोट टू एंड ऑन कि रास्ते आगे, यानी जो कठिन रास्ते हैं वो निकल गए, जो कांटे थे रास्ते में वो करीब करीब छट गए हैं. बट यू विल हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो फिर से आगे रास्ता खराब आ सकता है अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे. तो ये वार्निंग है, या जो भी समझ लीजिए, समझाइश है, जो भी है. और एक चीज जो हम लोगों ने देखी है एज ए साइकोलॉजिस्ट, हम लोगों ने कि पेरेंट्स यूजुअली क्या है, अपने बच्चों को फाइनेंशियल तकलीफें यूजुअली बताते नहीं है इंडिया में. हाँ, हम सोचते हैं कि उनको इंसुलेट करके रखें कि घर में अगर तकलीफ भी है तो बताते नहीं है. तो क्या है, बच्चा अनायास डिमांड कर देता है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो समझता नहीं है कि मेरे माँ बाप तकलीफ में है क्योंकि हमने बताया नहीं. लॉकडाउन में ये हो गया है, चूंकि एक एक घर में बंद है और थोड़ा सा जो भी व्यस्क एडोलेसेंट चाइल्ड भी है तो वो सुन रहा है माँ बाप कितनी तकलीफ में है. He has become more receptive to these problems.
very important takeaway from COVID ये हो गया है, and which is a positive thing the way the youth is reacting. बल्कि हम लोग को सीखना चाहिए कि किस तरह से किसी भी एंडेमिक या पैंडेमिक को डील करना हमको इस जनरेशन से सीख लेना चाहिए. उन्होंने टेक्नोलॉजी भी यूज किया, सब कुछ यूज किया, बट दे हैव फाउंड वेज टू डील विद इट. Thank you very much, doctor, for your time, and any closing comments you want to give, please give. Just one closing comment that please keep on following COVID appropriate behavior and vaccine लगवा लीजिएगा. जब भी आती है, जैसे भी आती है, अपने टर्न पे जाके लगवा लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को लगवाइएगा. थोड़े बहुत फीवर या थोड़ा सा कुछ हो सकता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है. एंड इट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू सेव अस. एंड आई होप के अगले साल तक हम सब इन सब झंझटों से फ्री हो जाएंगे. धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. गुड डे. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. नाइस सेशन, अच्छा था, क्वेश्चंस भी अच्छे थे. बढ़िया, मिलते हैं. थैंक यू सर. चलो, ओके, आई टेक अ लीव. Yeah. Jawahar sir, we are ending the session. Yes, please.